यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर छात्रों के लिए अहम खबर है। बोर्ड की ओर से बेहद जल्द ही एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जहां तक परीक्षा कार्यक्रम का सवाल है, यूपी बोर्ड 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित करेगा। इस बार कुल 52,30,297 परीक्षार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें से हाईस्कूल में 27,50,945, जबकि इंटरमीडिएट में 24,79,352 विद्यार्थी शामिल हैं। आइए बोर्ड परीक्षा को देखते हुए 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात ये भी है कि आज ही के दिन सर ने श्री अनंत इंटरमीडिएट कॉलेज सतराव में ज्वाइन किया था। आइए बात करते हैं डॉक्टर विजय शंकर रजक सर से। डॉक्टर विजय शंकर रजक, अध्यापक श्री अनंत इंटर कॉलेज सतराव देवरिया। आज एक इंटरव्यू में, सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं इस विद्यालय में बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, इंटरमीडिएट बायोलॉजी का अध्यापक हूँ और विगत 2004 से यहाँ कार्यरत हूँ और निरंतर जो है बायोलॉजी पढ़ाता चला आ रहा हूँ। इसमें से इस बार परीक्षा की चर्चा के संदर्भ में आज आपसे मुलाकात हुई है, जिसमें मैं आपसे कहना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों से मैं बायोलॉजी के संदर्भ में अच्छे अंक लाने के संदर्भ में यह बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो अपने अध्ययन अध्यापन को समय को संयमित करें, हल्का आहार लें और किसी प्रकार का प्रेशर ना लें। बिना प्रेशर लिए हुए यदि अध्ययन करेंगे तो उन्हें निश्चित सफलता मिलेगी। खासकर बायोलॉजी में अच्छे अंक लाने के लिए जनन, आनुवंशिकी और विकास जो प्रौद्योगिकी जैसे चैप्टर का अगर वो निरंतर अध्ययन एक फ्लो चार्ट के माध्यम से करते हैं तो निस्संदेह है उनका। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होगा सर? फ्लो चार्ट का तात्पर्य है कि अध्याय को छोटे छोटे टॉपिक के रूप में क्लियर कर लेना और जिससे कि उन्हें दोहराते समय कम समय में अधिक पाठ्यक्रम को दोहराया जा सकता है सर। जैसे मान लीजिए कि यदि हम अनुवांशिकी में हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ा रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड के प्रकार, न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइडों के नाम, फिर इसके बाद इस तरह से एक फ्लो चार्ट बनता जाएगा और जिसके आधार पर हम अध्ययन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। उसके आगे क्या करना है? जैसे बच्चों को इस समय दिक्कत यह है कि बहुत सारे लगन है, अलग अलग जगहों पर जाना पड़ रहा है। बच्चों को अलग अलग जगहों पर जाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास टाइम इस समय कम है जी। अभी ठंडी आ रहा है, हो सकता है छुट्टी हो कुछ दिनों के लिए, तो फिर आगे प्रैक्टिकल का भी समय आ गया है, प्रैक्टिकल लिख रहे हैं सब बच्चे, टाइम उन सबके पास कम है। जी। वैसे ही माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम विभाजन चक्र के आधार पर तो लगभग 70-80% कोर्स तो इसमें पूरे हो जाने चाहिए, जिसमें जनवरी में संपूर्ण कोर्स समाप्त हो जाने चाहिए। मौके पर दिसंबर का महीना चल रहा है, लगभग कोर्स सभी के समाप्त होने वाले ही होंगे। जो शेष बचे हुए कोर्स है जिसे जनवरी माह में पूरा कर लिया जाएगा और बाद में प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। बच्चों का डिस्टर्बेंस थोड़ा सा होना है, लेकिन जो बच्चे नियमित तरीके से और महत्वपूर्ण चैप्टरों का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे महत्वपूर्ण चैप्टर मतलब महत्वपूर्ण चैप्टर जैसे बायोलॉजी में जनन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। आनुवंशिकी और विकास से 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। केवल मात्र 2 ही चैप्टर इसमें हैं, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग में केवल 2 ही चैप्टर हैं। इसको पढ़ने पर उन्हें 10 अंक प्राप्त होते हैं। परिस्थितियों पर्यावरण है, इसमें 14 अंक आते हैं। इस तरह से इन सारे चैप्टरों का यदि वो तारतम्य तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाएं और उसका निरंतर अध्ययन करें। मैं नहीं कहता कि पूरी मोटी मोटी किताबों को उल्टे या एनसीईआरटी को बार बार उल्टे, एक संक्षिप्त नोट उनके पास होगा और चित्रों का
अभ्यास करते रहें तो निसंदेह उन्हें अच्छे नंबर से। बायोलॉजी में चित्र भी बहुत आते हैं। जी, बायोलॉजी में चित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे किसी भी आंसर का, जैसे कोई भी आंसर आया, कोई भी क्वेश्चन आया, उसके आंसर हम चित्रों के माध्यम से देते हैं तो एग्जामिनर को ज़्यादा उसके आंसर पे संतुष्टि मिलती है और अधिक से अधिक नंबर देने का प्रयास करते हैं। बच्चे हमेशा गफलत में रहते हैं कि क्या फिगर बनाया जाए कि नल बनाया जाए। नहीं सर, ऐसे तो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें सचित्र वर्णन की बात आती है, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जिसमें सचित्र वर्णन ना चाहते हुए भी सचित्र वर्णन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमें डीएनए आरएनए के ही रचना को बताना है तो कहीं कहीं पर उसके हाइड्रोजन बांडों को दिखाना होगा तो निस्संदेह उसके केमिकल स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है और तब हम समझ पाते हैं कि किसके बीच में डबल बांड है, किसके बीच में ट्रिपल बांड है, कैसे इनके दोनों हेलिक्स आपस में जुड़े होते हैं, तभी इसका क्लियरेंस हो जाता है। और जब वो थ्योरी लिखते हैं तो एग्जामिनर हो सकता है जल्दीबाजी में उनकी थ्योरी को कम समझ सकें, लेकिन जैसे उन बांडों को क्लियर किए रहते हैं तो निसंदेह क्लियर हो जाता है कि स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें मालूम है। इसलिए चित्रों के माध्यम से बताना अति आवश्यक होता है। मानव कल्याण में मानव जीव विज्ञान और मानव कल्याण एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत से ऐसे जनरल लोग जो हमारे आसपास हुआ करते हैं, वैसे तो उसे हर बच्चे को जानना चाहिए और काफ़ी जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, एस्केरिसिस, टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया, एमेबियासिस, रिंगवर्म जैसे बीमारियां हमारे आसपास बराबर होती रहती हैं। इनके काजल ऑर्गेनिजम्स को, इनके ज़्यादातर सिम्टम बच्चे जानते हैं, सिर्फ इन्हें। इस समय बीमारी का सीजन चल रहा है। जी, इस बीमारी का परिवर्तन हुआ है, बीमारी हो रही है। जी, तो मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं इस समय? इस समय तो सर मान लीजिए कि अभी बीच में टाइफाइड बहुत ज़्यादा चले हैं तो टाइफाइड से लोग जूझ रहे हैं। इधर मौसम बदल रहा है तो जुकाम चल रहा है। वैसे तो जो जुकाम चल रहा है वास्तव में मौसम परिवर्तन के कारण है, लेकिन जुकाम का समय तो वास्तव में जो मौसम बदलता है ये मई जून जुलाई के आसपास में, उस समय जो रीनो वायरस से ये जुकाम पकड़ते हैं तो ऐसे में इनके काजल ऑर्गेनिजम्स, इनके सिम्टम्स और इनके बचने के उपाय संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अक्सर गांव घरों में जो बच्चे होते हैं वो तो क्लियर जानते हैं, और लेकिन अगर थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लें और थोड़ी इसकी रूपरेखा और एक शार्ट नोट्स बना लें तो निसंदेह ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। और उसी पार्ट में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का महत्व है, महत्व के बारे में पूछा जाता है। जैसे कुछ हमारे घरेलू उत्पाद हैं, जैसे घरेलू उत्पादों के रूप में कौन से घरेलू उत्पाद? घरेलू उत्पादों के रूप में जैसे ये हैं कि जैसे अपने घरों पर मान लीजिए कि कुछ बच्चे मोमोज बना लेते हैं या कोई बर्गर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके बारे में भी हम कुछ खाद्य सामग्रियों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में वहित मल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रक कारक के रूप में और जो उर्वरक के रूप में भी बातें की जाती हैं। जैसे उर्वरक की बात आ रही है, पर्यावरण प्रदूषण के बहुत सारे आयाम हो गए इस समय जी, उससे बच्चों को कैसे बचाया जाए? प्रदूषण से तो इस समय सबसे ज़्यादा हानि नुकसान हो रहा है। जी सर, इस चैप्टर में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित बातें हैं। तो जहाँ तक बात इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में है तो इसमें बात आती है कि पर्यावरण प्रदूषण होता कैसे है, कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, इन प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसी संदर्भ में बातें पूछी जाती हैं, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट है और एसिड रेन है, फोटोकेमिकल स्मॉग है। ये सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव सर, जैसे जब बहुत सारी ऐसे गैसें होती हैं कि जो इस वायुमंडल पर एक लेयर बना देती हैं जिससे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे क्षण कराती हैं आती हैं और इसके बाद एनर्जी वापस चली जाती है। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसें अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जब एक लेयर आता है तो सूर्य के प्रकाश की किरणें ये धरती पर तो आती हैं लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिस कारण वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण यहाँ की जलवायु परिवर्तन होने का खतरा होता है। और इस परिणाम क्या होता है कि जैसे ग्लेशियर की गैसें, ग्लेशियर के बर्फ पिघलने से जो द्वीपीय इलाके हैं वहाँ पर जो द्वीपों में बाढ़ आ सकती है, जनजीवन की हानि हो सकती है। साथ ही साथ अत्यधिक गर्मी के कारण जो है बहुत सारी वनस्पतियाँ नष्ट भी हो सकती हैं।
और कुछ में परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह से जो ग्रीन हाउस गैसें हमको काफ़ी प्रभावित करती हैं। इसमें जो वर्षा होता है, जी सर, इसमें जैसे मान लीजिए कि जैसे मथुरा रिफाइनरी सेंटर है, रिफाइनरी सेंटरों से भी जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैसें निकलती हैं, ये हमारे जल वाष्प से मिलकर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं और जो वर्षा के रूप में धरती पर गिरते हैं, जिसके कारण भी जो है हमारे शरीर पर पड़ने पर या मिट्टी पे पड़ने पर मिट्टी की रूपरेखा को बदल देते हैं, उसकी क्वालिटी को बदल देते हैं और हमारे शरीर पर, जीवों के शरीर पर पड़ने पर उनके त्वचा को जला देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं ये ट्रेन से। यही नहीं, ये जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे ताजमहल है, ताजमहल पर जब एसिड पड़ती है तो जैसा कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब किसी कैल्शियम कार्बोनेट पर कोई एसिड गिराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पादों का निर्माण होता है। तो इस कारण से जो हमारे विश्व धरोहर यानी यह कह सकते हैं कि एक अजूबे के रूप में ताजमहल हैं, इसमें जो है कालिमा आ सकती है या कालिमा आएगी जिसके कारण उसके चमक फीकी पड़ती जा रही है। तो इसके सब प्रभाव हैं और मिट्टी जो है अम्लीय हो जाएगी, इस कारण उर्वरक शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। अम्लीय मिट्टी से क्या मतलब तात्पर्य है? अम्लीय मिट्टी का तात्पर्य जो है वो सुरीली हो जाएगी सर, उसके उर्वरक शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। मतलब कोई फसल नहीं होगी? जी, फसल नहीं होगी। हाँ जी सर, उत्पादन में कमी आ जाएगी। के सिद्धांत जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें मेरे अनुसार जो है सबसे पहले मुख्य बातें होती हैं कि इसमें मेंडल्स के नियम हैं। मेंडल्स के नियम में ये उन्होंने 7 जोड़े लक्षणों का उपयोग किया था, जिसमें लंबा, गोल, बैंगनी, सफ़ेद, गोल झुर्रीदार, हरा, पीला और अक्षीय और अंतिम कलियों के बारे में लिया था, फूल और फलों के बारे में लिया था उनके। और इसके साथ अनुमानों और मास की विभिन्नताओं में, जैसे एक मिनट रुकिए, उसमें जैसे विवाह का जो आयु होता है उससे क्या मतलब है? जैसे जो विवाह की योग्य आयु होती है, वृद्धि होती है, तो बायोलॉजी में आया है ना सर। जैसे मान लीजिए कि हमारे चैप्टर में दिया नहीं है, सरकार चर्चा कर रही है, सरकारी आंकड़े के अनुसार विवाह की असली उम्र जो है लड़कियों की वास्तविक उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल निर्धारित की गई है, जो हमारे वैधानिक रूप से की गई है सरकारी मान्यताओं के अनुसार। ऐसे तो किशोरावस्था प्रारंभ से ही जनन की पूर्व अवस्थाएँ प्रारंभ हो जाती हैं। इस पर चर्चा चल रही है सरकार की कि मतलब इसको बदला जाए। हाँ सर, बदलने की जहाँ तक बात है कि अभी जैसे कुछ बच्चियों की पढ़ाई लिखाई बाधित होती है 18 वर्ष की अवस्था में, जब बच्चियाँ सयानी हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में अगर उनका शादी विवाह हो जाता है तो पारिवारिक बंधनों में बंध करके उनकी पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा बाधित होती है। इसलिए पढ़ाई लिखाई के हिसाब से और उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यदि लड़कियों की उम्र और लड़कों की उम्र को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर ही होगा। इसको जहाँ तक 18 और 21 का अनुपात है, वहाँ पर 20 और 25 के अनुपात को कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ये मेरा पर्सनल विचार है। मान लीजिए उसमें मानव रोग है, मानव रोगों में से भी क्वेश्चन आता है, मानव जन्म रोग है जी।